What's up everyone? Welcome back to the channel. This is Recharge. और आज का दिन तो भाई फोड़ने वाले हैं, मजा आने वाला है। आज शुरुआत कर रहे हैं हम ये पहली वीडियो से जिसमें हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान पढ़ेंगे और इंडियन इको के 4 चैप्टर्स भाई हो जाएंगे पूरे। इसके बाद मैक्रो के 3 चैप्टर्स करने हैं और फिर लाइव में इनके PYQs करने हैं। तो मेरे प्यारे नालायकों, इस बात को समझो कि आज खूब पढ़ाई करनी है। आज का दिन तुमने पढ़ाई कर ली ना तो अगले 2 दिन काफी कंफर्टेबल रहोगे। होली भी है, एंजॉय भी करेंगे। बस आज शाम तक बढ़िया पैकअप करते हैं चीजों को, ठीक है? चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। ये जो बच्चों कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाला चैप्टर है ना, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। 2 ही इसके अंदर टॉपिक है। एक तो हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की पॉलिसीज को कंपेयर करेंगे, जिसमें इंडिया की पॉलिसीज तो हमने यूनिट 1 में पढ़ी, जो कि हमने कल 3 चैप्टर्स करे। चाइना और पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक, दोनों ही देशों को इंडिया के साथ कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ GDP ग्रोथ। तो एक तो कंपैरिजन वाला पार्ट आता है, उसका एक टेबल तुम्हें उम्मीद है कि दिया हुआ होगा, उसके बेसिस पे तुम्हें एनालाइज करके लिखना है। और पहला वाला पार्ट इसका पॉलिसीज वाला आता है, वो पॉलिसीज अच्छे से याद करनी है, तभी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट पाथ की बात करूं बच्चों, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की, तो हम लोग बोलेंगे कि तीनों ही कंट्रीज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज रही हैं। तो देखो क्या है, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट ऑन द सेम टाइम। लगभग सेम समय पे तीनों ही देशों ने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया। प्लानिंग जो है उनका, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी सिमिलर वे में रही। इंडिया का जो पहला 5 ईयर प्लान है वो 51 में आया, पाकिस्तान का 56 में आया, चाइना का 53 में आया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सिमिलर टाइम पे तीनों ही हमारे देशों ने अपना अपना डेवलपमेंट एक्सपीरियंस चालू करा, अपना अपना 5 ईयर प्लान स्टार्ट करे। इंडिया और पाकिस्तान की बहुत सिमिलर स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम लिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दोनों ही देशों में हमें देखने को मिला, पब्लिक सेक्टर ने मेजर रोल निभाया। ये सब काफ़ी इंडिया और पाकिस्तान में सिमिलर है। 1980s तक तीनों ही कंट्रीज की सिमिलर ग्रोथ रेट थे और पर कैपिटा इनकम थी। लेकिन 1980s के बाद चाइना ने तो ऐसी छलांग मारी है भाई, बहुत तेज, बहुत आगे निकल गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी चाइना की। चाइना की बच्चों अगर हम बात करें तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हम इसको बोलते हैं, स्टैब्लिश हुआ 1949 में। ठीक है, इसकी ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, ईस्टर्न एशिया में आपको नक्शे पे मिलेगा। तीसरा लार्जेस्ट कंट्री है ये वर्ल्ड में। ठीक हो गया बेटा, अभी हम जनसंख्या की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल इसके एरिया की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज की बात करें तो साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली में ये लोग आते हैं और मैंडरिन यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इकोनॉमी की बात करें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब बच्चों इसकी आती है मेन पॉलिसीज। चाइना की डेवलपमेंट के लिए 5 पॉलिसीज हैं जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहला कौन सा आता है, द ग्रेट, महान, लीप, छलांग मारना, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। तो यहाँ पे ये पॉलिसी माओ लेके आया था। यहाँ पे माओ 2 चीज़ों पे फोकस कर रहा था कि चाइनी इकोनॉमी को, जो चाइनीज इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं हमें बढ़िया तरीके से मॉडर्नाइज कर देना है। वो मॉडर्नाइज करने के लिए उसने क्या करा, एक तो कम्यून सिस्टम लेके आया कि कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस पे फोकस करा। उसने बोला कि सब लोग अपने घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्री सेटअप करो। तो ये GLF कैंपेन में आया था। द एम वॉज टू ट्रांसफॉर्म एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू अ मॉडर्न इकोनॉमी। बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस उसने अपनाया। दूसरा आता है बच्चों हमारे पास द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। तो प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1965, इसके अंदर बच्चों को, प्रोफेशनल्स को भेजा जाता था कि तुम लोग जाओ और नई नई स्किल्स सीखो, नई नई अपने अंदर एजुकेशन लो। और यहाँ पे रशिया से एक्सपर्ट्स आते थे जो इनको सिखाते थे, और बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो रशिया ने अपने एक्सपर्ट्स जो थे वो रिमूव कर लिए। तो काफ़ी चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद बच्चों रिफॉर्म्स चाइना में भी आए, जैसे इंडिया में आए, जैसे पाकिस्तान में आए, वैसे ही रिफॉर्म्स चाइना में भी आए। लेकिन चाइना में रिफॉर्म्स 2 फेस में आए। पहले फेस में जो रिफॉर्म आए थे वो एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आए थे। और लेटर फेस में जो रिफॉर्म्स आए थे बच्चों, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, चाइना में जो रिफॉर्म्स आए, जो बदलाव आए, वो 2 फेसेस में आए। जैसे इंडिया में आए ना एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, ऐसे यहाँ पे भी रिफॉर्म्स आए। पहले फेस में एग्रीकल्चर में,
फॉरेन ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में, और दूसरे फेज में इंडस्ट्री में, ठीक है। देन चाइना की प्राइसिंग पॉलिसी, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी को फॉलो करा चाइना ने। चाइना ने बोला कि ऐसा है कि जो प्राइजेस हैं उनकी इकोनॉमी में वो दो तरीके से सेट करे जाएंगे। सबसे पहले कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको फिक्स प्राइजेस पे फिक्स क्वांटिटीज में ही बेचा जाएगा जो गवर्नमेंट बताएंगी, और जो बची हुई चीजें होंगी वो मार्केट प्राइजेस के हिसाब से बेची जा सकती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, प्राइजेस वर फिक्स्ड इन टू वेज, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और अदर ट्रांजेक्शन्स के लिए इनपुट और आउटपुट मार्केट प्राइस पे बेच सकते हैं। उसके बाद चाइना ने भी बच्चों कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करे। इन जोन्स में जो भी लोग बिजनेस करेंगे उनको काफी सारे बेनिफिट्स चाइनीज गवर्नमेंट देती थी, और इन जोन्स की वजह से इन्होंने बहुत तेजी से अपना बिजनेस डेवलपमेंट किया। तो ये सारी पॉलिसीज बच्चों हमारे पास चाइना की पॉलिसीज में आ जाती हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इनकी वन चाइल्ड पॉलिसी भी बहुत पॉपुलर है। वन चाइल्ड के बाद टू चाइल्ड पॉलिसी भी इन्होंने अलाउ करा, लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी ज्यादा पॉपुलर है इनकी, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान की बात करें बेटा, तो इनके हालात तो बहुत ही खराब है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस बच्चों 14 अगस्त 1947, हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, ये 14 अगस्त को मनाते हैं। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया में एंड बॉर्डर सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट। लैंग्वेज की बात करें बच्चों तो इनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और इंग्लिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है, जैसे इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है वैसे इनका ही मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है। इसके बाद बच्चों अगर हम इनकी पॉलिसीज की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारी रेगुलेटेड यानी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारी पॉलिसीज आई उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए। इन्होंने भी इनवर्ड लुकिंग की स्ट्रैटेजीज अपनाई थी। ये लोग भी अपने आप को डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये भी अपने आप को फॉरेन कंपटीशन से बचाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन आया। यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे काफ़ी ज़्यादा फूड ग्रेन्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला। जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वैसे ही पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। इसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने भी पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल दिया। अर्ली 1970s में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सेक्टर आगे आया, कैपिटल गुड इंडस्ट्री को नेशनलाइज करा गया कि हाँ ठीक है पब्लिक सेक्टर रोल निभाएगा। लेकिन 10 साल के अंदर अंदर इनको समझ में आ गया कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर से कुछ नहीं होगा। तो इनिशियल 1970s में इन्होंने नेशनलाइज करा कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को, और लेट 1970s में डी नेशनलाइज कर दिया। इनको समझ में आ गया कि अकेले तो नहीं हो पाएगा। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। 1970s के बाद लेट 1970s में इनको रियलाइजेशन हो गया तो प्राइवेट सेक्टर को भी आगे लेके आए। दोनों ने मिलजुल के इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाने की कोशिश करी। बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा फॉरेन डिपेंडेंस है, इनकी पॉलिटिक्स का बहुत हालात ख़राब है, और मिलिट्री रूल है। मिलिट्री के पास बहुत पावर है। इनकी जो गवर्नमेंट है वो कभी आज तक अपना टेन्योर ही पूरा नहीं कर पाई है। इतने साल हो गए आज़ादी को, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल पूरे नहीं करे। यहाँ पे भी हमारे देश के जैसे ही 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन सरकार पहले ही गिर जाती है। जैसे हमारे यहाँ तो सरकार आती है तो लंबे समय चलती है, 10 साल 15 साल 20 साल। इनकी वाली ने आज तक एक 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करा। पता नहीं किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, बट बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बच्चों यहाँ पे है। मिलिट्री रूल है क्योंकि फॉरेन बहुत ज़्यादा लोन्स वगैरह लिए हुए हैं, तो फॉरेन डिपेंडेंस भी इनका बहुत ज़्यादा है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिला, इसी वजह से ये इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाए हैं थोड़ी बहुत। और रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें बच्चों तो रिफॉर्म्स आए 1988 में, और जैसे चाइना में रिफॉर्म्स आए, इंडिया में रिफॉर्म्स आए, वैसे ही पाकिस्तान में भी 1988 में हमें रिफॉर्म्स देखने को मिले। तो देखो चाइना में 78 में आए थे, पाकिस्तान में 88 में आए थे, और इंडिया में 1991 में आए थे, ठीक है जी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक सवाल उठता है, क्या ये जो रिफॉर्म्स आए, क्या ये रिफॉर्म्स ये अपनी इच्छा से लाए थे? नहीं, इनको भी वही कर्जा लेना था, पैसे की जरूरत थी, तो इनको रिफॉर्म जबरदस्ती लाने पड़े, इच्छा नहीं थी इनकी भी। सेम इंडिया वाले हालात थे, और चाइना खुद ही लेके आ गया था, ठीक है जी। अब बच्चों अगर हम बात करें डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती हैं मेनली। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की बच्चों अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन में जो बुक्स में डेटा है वो क्योंकि थोड़ा सा पुराना डेटा है, तो ये बोला गया कि चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है।
लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इंडिया अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलस हो चुका है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडिया में है, हमने इनको पीछे छोड़ दिया। लेकिन अभी किताबों में एनसीईआरटीज़ में चाइना ही है, तो वही चीज़ है कि चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस है अगर हम कंपेयर करके चलें, और पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा है। ठीक है, ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें कि किस देश में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान में बच्चों सबसे तेजी से बढ़ रहा है 2.05% के हिसाब से, इंडिया में 1.03% और चाइना में तो बहुत ही स्लो है 0.46%, क्योंकि इनकी पॉलिसीज इस तरीके की थी कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है बच्चों की एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो चाइना के पास एरिया बहुत बड़ा है, तो चाइना की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो सबसे लोएस्ट है, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में सबसे कम लोग चाइना में रहते हैं। हमारे देश में जैसे एक स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सारे लोग भरे हैं ना, क्योंकि एरिया कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। चाइना के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है बट एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। सेक्स रेशो का क्या मतलब होता है सर? सेक्स रेशो का मतलब होता है बच्चों की 1000 मेल के कंपैरेटिवली कितनी फीमेल है। तो सबसे खराब सेक्स रेशो इंडिया का है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा खराब बुद्धि के लोग पाए जाते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा ये कैंसर है लोगों के दिमाग में कि फीमेल और मेल में डिफरेंस है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा हमारे लिए ये चीज दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है, और हमारी सोसाइटी को इस चीज़ से ऊपर उठने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बच्चों हमारे देश में, मुझे पढ़ाते हुए बहुत दुख होता है, बट ठीक है, अब किताबों में है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, हमारे देश की सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा खराब है। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स हमारे देश में सबसे कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो कैंसर है दिमाग में लोगों को। लड़की अगर किसी के घर में होती है तो वो खुश नहीं होते, बेवकूफ़ कहीं के, सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ उनके घर आ रही हैं और ये ऐसे करते हैं, तभी तो तरक्की नहीं होती। तो सेक्स रेशो जो है बच्चों वो लोएस्ट है इंडिया में। ठीक है, इसके बाद चाइना और पाकिस्तान में कंपैरेटिवली बेटर है। फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब होता है बच्चों कि एक विमेन, हर विमेन की एक फर्टाइल एज होती है, जिस एज में वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं इजीली। इसको हम नॉर्मली 15-16 साल से 40-45 साल तक कंसिडर करते हैं। तो फर्टिलिटी रेट जो है वो पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद इंडिया और उसके बाद फिर चाइना। तो हाईएस्ट जो है पाकिस्तान में है, फिर इंडिया में और फिर चाइना में। अर्बनाइजेशन का मतलब कितने ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, कितने अर्बन एरियाज हो चुके हैं, ये हाईएस्ट है बच्चों चाइना में, इंडिया और पाकिस्तान में, फिर इंडिया में 34 और पाकिस्तान में 37। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो चाइना बहुत आगे है और इंडिया और पाकिस्तान अभी काफ़ी पीछे हैं। ठीक है जी। ग्रोथ इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें बेटा, तो ये एक टेबल है, नीचे दिखाऊंगा, उसको डिफाइन करा गया है, अभी नीचे दिखाऊंगा। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये भी मैं आपको अभी नीचे दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, या तो टेबल दिया होगा, अदरवाइज तुम लोग ध्यान रखना ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में, ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में बच्चों जो चाइना है वो सबसे अच्छा है। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जो चाइना है वो सबसे अच्छा है, उसके बाद इंडिया है और लास्ट में पाकिस्तान है। पाकिस्तान की हालात सबसे खराब है। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट। तो HDI जो है वो चाइना में अगर आप देखो, पाकिस्तान में देखो, इंडिया में देखो, तो ये हमारे पास सीधा सीधा डेटा दिया गया है। ठीक है, इन 2019 द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये देखो इंडिया में 0.64, चाइना में 0.76, पाकिस्तान में 0.55, मतलब 1 तक होता है, 0 से 1 के बीच में रहता है। तो इंडिया में 0.64, लगभग 64% डेवलपमेंट है। चाइना की अगर हम बात करें 0.76, 76%। पाकिस्तान की बात करें तो 0.55, 55%। तो सबसे बढ़िया कहाँ पे हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से? चाइना सबसे बढ़िया, इंडिया उसके बाद, पाकिस्तान उसके बाद। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें बच्चों, तो फिर से चाइना में एक एवरेज इंसान की लाइफ सबसे ज़्यादा है 76.9, इंडिया में 69, पाकिस्तान में 67। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करें बच्चों, जो हमारे 15 साल के आसपास के बच्चे होते हैं जो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में चाइना का हाईएस्ट है, क्योंकि वहाँ पे फोकस किया जाता है। उसके बाद इंडिया में 6.5, पाकिस्तान में 5.2। उसके बाद ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम पर पर्सन, जो हमारी बेसिकली जितनी जीडीपी होती है उसको हम डिवाइड कर दें अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, नंबर ऑफ पर्सन से, तो आपके पास पर कैपिटा इनकम निकल आती है। अब ये नेशनल इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो अगर हम देखें तो चाइना में अगर मैं बात करूं तो लगभग $16,000, ठीक है, इंडिया में $6,600 और पाकिस्तान में $5,005। तो फिर वही बात है कि चाइना में इतना ज़्यादा
नेशनल इनकम हो रही है कि पर पर्सन से डिवाइड करें तो बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद इंडिया में थोड़ा सा कम है, देन पाकिस्तान में तो बहुत बुरी हाल है। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करें तो फिर से वही बात है कि पाकिस्तान में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल है, इंडिया उसके बाद और चाइना सबसे लास्ट में, ठीक है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का क्या मतलब होता है बच्चों? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ 1 साल से पहले पहले हो जाती है। ये लो ही होना चाहिए, हाई तो बहुत खराब है। तो लो IMR शो करता है बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। इस केस में सबसे लोएस्ट चाइना में है और हाईएस्ट पाकिस्तान में है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक बच्चे को जन्म देते हुए माँ कितनी हेल्दी है और कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जिनकी जन्म देते हुए डेथ हो जाती है। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में चाइना में है फॉर 1 लाख बर्थ 29 वुमेन डाई। 1 लाख अगर बच्चों का जन्म होता है तो 29 ही ऐसी विमेन है जिनकी डेथ होती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो ये 133 और 140 है, दोनों ही देशों में बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है बच्चों। एक्सेस टू बेसिक सैनिटेशन, साफ सफाई की अगर हम बात करें तो चाइना में बेसिक सैनिटेशन 75% पॉपुलेशन की है, पाकिस्तान और इंडिया में 60% के पास है। बेसिक ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें, पीने का पानी साफ सुथरा, चाइना में 96%, इंडिया 93, पाकिस्तान 91। अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन की बात करें, जिनमें नरिशमेंट पूरा नहीं है, तो चाइना में सबसे लो है और वहीं पे इंडिया में 37%, पाकिस्तान में भी 37%। तो बहुत ही बुरा हाल है। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में देखो तो नरिशमेंट अच्छा हो ही नहीं पाता। तो ये बच्चों सारे के सारे हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आ जाते हैं, जिनको आप बहुत ध्यान से एक बार देख सकते हो, समझ सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जिसमें हम कुछ चार्ट्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे। ये आ गई बच्चों अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इस चैप्टर से रिलेटेड। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947, इंडिया का 15 अगस्त, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949, 5 ईयर प्लान, इंडिया 1951, चाइना 53, पाकिस्तान 56। याद कर लेना ये डेट सारी की सारी, ठीक है। GLF कैंपेन 58 में हो गया। ग्रेट प्रोलिटेरियल कल्चरल रेवोल्यूशन 1965 में हो गया। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन अर्ली 1970s। सिविल वॉर कब हुआ ईस्ट पाकिस्तान में? सबसे पहले आया था ये 1971। रिफॉर्म्स कब आए? 78, 88, 91। वन चाइल्ड पॉलिसी कब आया चाइना में? 1979। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब सेटअप हुए? 1980 में। और वन चाइल्ड पॉलिसी कब खत्म हो गया? 2015 में। ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ये वो टेबल्स आ गए जो मैं आपको बता रहा था कि टेबल्स के आधार पे चीज़ों को डिफाइन करा गया है। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया आपको, चाहे वो 100 डेज वाली सीरीज़ में हो, चाहे वो GNG सीरीज़ में हो, ये सारे के सारे चार्ट्स अच्छे तरीके से समझाए थे मैंने। देखो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, ये मैंने आपको सारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पीछे दिखा दिए। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी हो गया, सेक्स रेशो हो गया, फर्टिलिटी रेट हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। तीनों ही कंट्रीज के हमने पीछे देख लिए। एनुअल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो जो एनुअल ग्रोथ है जीडीपी की, जीडीपी का मतलब कि कितनी तेजी से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो इंडिया में 5.7 से 7.3 काफ़ी तरक्की हुई है, चाइना में कम हो गया है और पाकिस्तान में भी कम हो गया है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया में सबसे तेज ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इधर देखो बच्चों हमारे पास ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, किस देश में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है और क्या उतना ही उस पर्टिकुलर सेक्टर से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चाइना में तो बहुत बैलेंस्ड है। देखो चाइना में सबसे ज्यादा लोग कहां पे हैं? चाइना में 26% हमारे एग्रीकल्चर में है, 28% इंडस्ट्री में है और 46% सर्विसेज में है ना। और जो कंट्रीब्यूशन आता है देखो चाइना में सबसे ज्यादा 52% सर्विसेज से ही आता है और सबसे ज्यादा लोग भी सर्विसेज में है। तो ये तो बहुत बैलेंस्ड है ना। उससे कम आता है इंडस्ट्री में और उससे कम लोग भी इंडस्ट्री में है। सबसे कम आता है एग्रीकल्चर से और सबसे कम लोग भी उनके एग्रीकल्चर में ही है। तो बहुत बैलेंस्ड है। बल्कि इंडिया और पाकिस्तान में हालात खराब है। देखो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे हैं? एग्रीकल्चर में। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन या जीवीए बोल लो, है ना, जीवीए बोल लो या जीडीपी बोल लो, एक ही बात है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से सबसे कम है। देखो एग्रीकल्चर सबसे कम 16% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लानिंग हम नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं हमारे में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है कि जितने लोग हैं उतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी तो होना चाहिए ना, लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। मे बी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, या फिर पुअर मैन पावर प्लानिंग हो सकता है, या फिर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। उसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान में भी देखो तो सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में
और सबसे कम कंट्रीब्यूशन इनका यहीं पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हो? तो ये चीज को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान और इंडिया में ये सेम प्रॉब्लम है, जहां सबसे ज्यादा लोग वहां सबसे कम कंट्रीब्यूशन। समझे ना? परफेक्ट। देन वी हैव ट्रेंड्स इन आउटपुट ग्रोथ। ट्रेंड्स जो है हमारे पास आउटपुट ग्रोथ में अगर आप देखो तो 1980 से लेके 2014-2018 तक क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। देखो आउटपुट की जो ग्रोथ है उस टाइम पे 3.1% थी, अभी भी 3.1% थी। तो एग्रीकल्चर में तो आउटपुट ग्रोथ में हमें कुछ ट्रेंड देखने को मिला नहीं है। इंडस्ट्री में 7.4, अभी 6.9, तो और कम हुआ है इंडिया में तो इंडस्ट्री में। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में हमें काफ़ी बेटरमेंट देखने को मिला है, क्योंकि लोगों ने इंडिया में सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। एग्रीकल्चर छोड़ छोड़ के सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। बात करूँ अगर चाइना की, तो एग्रीकल्चर 5.9 से 3.1, एग्रीकल्चर तो छोड़ते ही जा रहे हैं। इंडस्ट्री 10.8 से 5.3, कम हुआ है इनका जो आउटपुट ग्रोथ है, और सर्विसेज में भी कम हुआ है आउटपुट ग्रोथ इनका। पाकिस्तान की बात करें तो बच्चों एग्रीकल्चर में पहले 4% का आउटपुट ग्रोथ था, अभी 1.7। इनका एग्रीकल्चर में आउटपुट ग्रोथ काफ़ी कम हुआ है। इंडस्ट्री में भी कम हो गया, सर्विस सेक्टर में भी कम हो गया। तो सर पाकिस्तान में इसका मतलब ओवरऑल आउटपुट ग्रोथ ही हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ बेटा, कंपैरिजन में तो यही है। ठीक है, ये भी हमने पीछे देख लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखो, सबसे बढ़िया चाइना, सबसे खराब पाकिस्तान। ऐसे ही रैंक भी हमने देख ली कि चाइना की रैंक सबसे बढ़िया 87th रैंक पे आता है, पाकिस्तान 154 पे आता है। ठीक है, ये सब वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे पढ़ी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सब बच्चों पीछे देख लिया था। ये टेबल एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। परफेक्ट है क्या? तो ये बच्चों हमारा पूरा इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, मैंने बोला 2 तरीके के सवाल बनते हैं, या तो तीनों का कंपैरिजन, या तो इस तरीके से आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, या फिर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में हमारे पास मेनली ये आ गए एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ रेट, ये आपको पता होना चाहिए, या फिर इनकी पॉलिसीज पे आता है। अभी मैं इनका पीवाई यूज कराऊंगा ना, तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके डन कर देंगे और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा इसके अंदर टाइम नहीं लगता, बस मेन रीडिंग करना, पॉलिसीज लर्न करना, और ये जो डेट्स हैं ये वाली, ये सारी की सारी डेट्स एक बार ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, सॉर्टेड। इसके अंदर इतना ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग। थोड़ी देर में मिलते हैं। आज मैक्रो का 7, 8, 9 भी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।